बहुत शॉर्ट में मैं आपको स्वराज का आइडिया एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, एक आध उसमें नए डायमेंशन बता के, और फिर हम ट्रस्टीशिप पर गादी के दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए जाएंगे। आइए जरा, आपको कल बताया है आदि के हिसाब से सत्य सत्य बराबर स्वराजी व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज। गांधी मानते हैं सत्य को न सारे लोग समझ सकते हैं, न सत्य का सारे लोग पालन कर सकते हैं। और ये गांधी ने क्यों कहा? क्योंकि गांधी मानते हैं कि स्वार्थी, लालची, हिंसक व्यक्ति सत्य का पालन नहीं कर सकता। इसलिए गांधी मानते हैं जब पूंजीवाद आया दुनिया में, पश्चिम ने पूंजीवाद पैदा किया, उपभोक्तावाद पैदा किया, स्वार्थवाद पैदा किया, सुखवाद पैदा किया, तो उन्होंने ये समझ लिया कि सुखवाद की नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति, स्वार्थवाद की नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति, उपभोक्तावादी आदमी, इसके अंदर लालच आ जाएगा। बाजार में जब इतनी सारी वस्तुएं हम बनाएंगे तो आदमी में उसको खरीदने की इच्छा आएगी। आप हर साल नया नया कार का मॉडल बनाएं, हर साल नया फोन लॉन्च करें, हर साल नया टीवी लेके आए, तो बताइए, अगर एक आदमी के पास पहले से टीवी है, पहले से फोन है, और उसके अंदर इच्छा नया फोन खरीदने की नहीं होगी, तो कंपनियां जो नया नया फोन लॉन्च करेंगी ये तो बिकेगा ही नहीं। इसलिए बाजारवाद और पूंजीवाद क्या चाहता है? कल समझाया था, बाजारवाद पूंजीवाद चाहता है कि मनुष्य में इच्छा लगातार बढ़ती रहे। एक कार का मॉडल 3 साल पुराना हो गया, नया मॉडल लॉन्च किया, उसमें कुछ फीचर्स बदल दिए, आदमी उस नई वाली कार को खरीदने की इच्छा आ गई। आपका मोबाइल 2 साल पुराना हो गया, ठीक ठाक बात करवा लेता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप में नया मोबाइल खरीदने की इच्छा आ गई। तो गांधी कहते हैं कि पूंजीवाद, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, इसमें व्यक्ति जब जाता है तो उसमें इच्छा बढ़ती है, और उसमें इच्छा बढ़ने से उसके अंदर लालच आ जाता है, और ये लालची व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। क्योंकि जब आपका, बात को समझिएगा ध्यान से, जब आपके अंदर लालच आएगा, आपकी खुद ही की इच्छा बहुत ज्यादा है, तो जितनी आप कमाई करेंगे उससे अपने पत्नी, अपने बच्चों की पूरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज के लिए कैसे कुछ करेंगे? संयुक्त परिवार के लिए क्या करेंगे? इसलिए जैसे आपकी इच्छा बढ़नी शुरू होगी, आप लालची बनेंगे, तो आपकी कमाई से आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, आप और कमाना चाहेंगे। इस कारण ऐसा व्यक्ति जिसका अपना लालच, अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो संयुक्त परिवार नहीं चला पाएगा, वो केवल अपने पत्नी बच्चे तक सीमित हो जाएगा। ये यूपीएससी का इथिक्स का नहीं, सोसाइटी का सवाल है, जीएस पेपर 1 का सवाल है। उन्होंने पूछा है, संयुक्त परिवार के टूटने का कारण सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक है। मतलब आप अर्थव्यवस्था बदलेंगे, पूंजीवाद, बाजारवाद ले आएंगे, आदमी का लालच बढ़ेगा। जो कमाई आदमी करता था, जब तक लालची नहीं था, तो उस कमाई से बुनियादी जरूरतें ज्यादा लोगों की पूरी कर सकता था, इसलिए चूल्हा साझा होता था, संयुक्त परिवार होता था भारत में। लेकिन आप बाजारवाद ले आए, इच्छा बढ़ गई, लालच बढ़ गया। अब अगर एक आदमी संयुक्त परिवार में अपने लिए फ्रिज खरीदे, अपने भाई के लिए भी खरीदे, उनके बच्चों के लिए भी फोन खरीदे, नहीं, हमारे ग्रामीण सिस्टम में बाजारवाद आने से पहले, 91 से पहले, कोई फोन वोन थोड़े चाहिए होता था, बाइक थोड़े चाहिए होती थी। गांव में एक कच्चे घर में 3 परिवार रह रहे हैं, होली, दिवाली, ईद में सबका एक साथ कपड़ा बन गया, सबकी बेसिक पढ़ाई लिखाई की जरूरतें पूरी हो गई। लेकिन अगर आज जैसा मॉडल होता कि संयुक्त परिवार में 9-10 भाई बहन हैं, सब मिला जुला के, एक एक भाई के 3-3, 4-4 बच्चे हैं, 10-11 बच्चे हैं, और मान लीजिए सारे बच्चों को मोबाइल दिलवाना होता, तो एक आदमी जो खेती से कमा रहा है, या 2 लोग जो कमा रहे हैं, तो 11-12 बच्चों के लिए मोबाइल फोन थोड़े दिला देंगे, सबको बाइक थोड़े दिलवा देंगे। तो आपकी जब इच्छा बढ़ेगी, उस इच्छा को एक व्यक्ति कमाई से पूरा करना संभव नहीं होगा, इसलिए संयुक्त परिवार टूट जाएंगे, न्यूक्लियर फैमिली बनेगी। न्यूक्लियर फैमिली में पत्नी, पति और बच्चा। क्या है वैसे? व्यक्तिवाद, स्वार्थवाद। मैं अपने भाई के बेटे और बेटियों के लिए काम नहीं करूंगा, अपने बेटे बेटियों के लिए काम करूंगा, संयुक्त परिवार नहीं चलाऊंगा, केवल अपने पत्नी बच्चों का ध्यान रखूंगा। तो गांधी का कहना है कि जब आपकी इच्छाएं बढ़ती है तो लालच बढ़ता है, और लालच बढ़ता है तो आप स्वार्थी हो जाते हैं। आप समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप संयुक्त परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगे, दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? दूसरा गांधी क्या कहेंगे? कहेंगे आदमी जब ये लालची स्वार्थी हो गया, तो दूसरा आदमी भी लालची स्वार्थी हो गया, क्योंकि वो भी इसी तर्क से पैसा कमाना चाह रहा है, ढेर सारी जरूरतें पूरी करना चाह रहा है। तो जब सब लालची स्वार्थी होंगे तो उनके बीच झगड़े बढ़ेंगे, और झगड़े बढ़ेंगे तो आदमी हिंसक होने लगेगा।
गांधी ने उस समय कहा था कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी लालची हो गई, तो एक कंपनी ने अपनी सेना खड़ी कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी सेना थी। क्लाइव कंपनी के लिए काम करता था, तुमने इतिहास पढ़ा होगा क्लाइव का नाम। क्लाइव कंपनी के लिए काम करता था, कंपनी के पास अपने जनरल थे, अपनी सेना थी, प्लासी में कंपनी लड़ी थी। तो ये जो कंपनी है इसने हथियार बनाने शुरू किए। गांधी ने कहा जब से यूरोप ने बाजारवाद का रास्ता पकड़ा, यूरोप में हथियारों की इंडस्ट्री खड़ी हो गई, इसका मतलब उनमें हिंसा की मात्रा बढ़ गई। गांधी कहेंगे इंसान सा भी होगा। एक आदमी इच्छा के पीछे भागने पर लालची हुआ, स्वार्थी हुआ, हिंसक हो गया, उसका दूसरों के साथ टकराव बढ़ रहा है। इससे व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। आदमी अगर हिंसक हो गया है, दूसरों के लिए सोचता नहीं है, लालची हो गया है, स्वार्थी हो गया, तो संवेदनहीन हो जाएगा, संवेदनशील नहीं रह जाएगा। अब गांधी ने कहा कि ऐसा आदमी जो संवेदनहीन हो गया, उसके अंदर करुणा दया मर गई, दूसरों के लिए परार्थ करने की भावना मर गई, परिवार में भाई भाई आपस में लड़ेंगे प्रॉपर्टी के लिए, इस तरह की जब स्थिति खड़ी हो जाएगी तो आदमी को अब नैतिकता से नहीं चलाया जा सकता। इतने हिंसक समाज को चलाने के लिए कानून चाहिए, क्योंकि या तो आदमी अच्छा अंदर से अच्छा होता, हिंसा करता ही नहीं, लालच करता ही नहीं, तो हमको सब कानून की जरूरत होती नहीं। लेकिन आपने पहले आदमी को लालची, स्वार्थी, हिंसक बना दिया, तो उस आदमी को डराना पड़ेगा कि ये काम करोगे दंड देंगे, इसलिए बनाना पड़ेगा कानून का शासन, विधि का शासन। तो गांधी कहते हैं कि जो ये राज्य की और विधि के शासन की अवधारणा आई, ये अवधारणा मनुष्यों को डरा धमका के नियमों का पालन कराने के लिए आई, क्योंकि अंदर से तो उनकी गुणवत्ता, उनकी चेतना की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं बची तो नैतिकता नहीं बचेगी। लालची, स्वार्थी, हिंसक आदमी झूठ बोलने लगा, धोखा देने लगा, एग्रीमेंट तोड़ने लगा, कोर्ट में मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है, हर आदमी दूसरे पर केस कर रहा है। तब ऐसे आदमी के लिए आपको राज्य चाहिए, न्यायपालिका चाहिए, कानून चाहिए। इसलिए पश्चिम ने पूंजीवाद आने के बाद ये जो विधि के शासन की अवधारणा है इसको बनाया। भारत में भी अंग्रेजों के आने से पहले मुगल दिल्ली में राज करते थे, टैक्स वैक्स वसूलते थे, लेकिन कोई कानून का शासन नहीं था। लोग गांव में, जैसे मान लीजिए दिल्ली मुगल साम्राज्य, और दिल्ली से 2000-1500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के किसी जंगल में, दंतेवाड़ा में कोई समाज रह रहा है, तो समाज कोई मुगल कानून थोड़ा जानता था कि मुगल कानून है, कोई उसका पालन करना है ना। पुलिस होती थी दंतेवाड़ा में वहां कानून का पालन करवाने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी यही था, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर में कोई मुगलों की पुलिस नहीं घूम रही है, उनके न्यायालय नहीं बने होते थे। गांव में लोग रहते थे और समाज की नैतिकता का पालन करते थे। तो गांधी का मानना था एक बार आपने आदमी की गुणवत्ता खराब कर दी तो वो सामाजिक नैतिकता का पालन नहीं करेगा। अब तो आपको उसको डरा धमका के ही, क्योंकि वो हिंसक हो चुका है, लालची हो चुका है, डरा धमका के ही नैतिक बनाना पड़ेगा, और इसलिए इस बाह्य नैतिकता का सहारा लिया जाएगा, इसको कानून की नैतिकता कहते हैं। इसीलिए पूंजीवाद आने के बाद आधुनिक राज्यों का निर्माण होगा जो विधि के शासन से चलेंगे, जिनमें विधायिका बनाई जाएगी, लेजिस्लेचर बनेगा। गांधी मानते थे कि अगर पूंजीवाद को तोड़ दो, आदमी की इच्छाएं न्यूनतम कर दो, लालची स्वार्थी हो ही ना, झूठ बोलेगा नहीं, धोखा देगा नहीं, तो अपने आप नैतिक रहेगा, क्योंकि संवेदनशील बन जाएगा, तो अपने आप नैतिक रहेगा। उसके लिए आपको किसी पुलिस, थाना, कचहरी, न्यायपालिका, वकील, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये विधि के शासन पर जो खड़ा राज्य है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए गांधी को कई बार अराजकतावादी कहा जाता है। अराजकतावादी, अराजकता मतलब अव्यवस्था वाली अराजकता नहीं। अराजकता मतलब होता है आ का मतलब नहीं, राज का मतलब राज्य, शासन। तो अराजकतावाद का मतलब क्या हो गया? आ का मतलब नहीं, राज का मतलब राज्य और शासन। तो गांधी मानते थे राज्य और शासन नहीं होना चाहिए। राज्य और शासन अगर है तो इसका मतलब है कि आदमी की गुणवत्ता को आपने खराब कर दिया है। अब वो अपने से नैतिक नहीं है, इसलिए आप राज्य बना के, शासन बना के उसको नियंत्रित करने की, उसको जेल भेजने की, उसको दंड दिलवाने की, कानून से उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब ये बात पढ़ रहे थे कल स्वराज की, तो उसके साथ ये बात जोड़ लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आप स्वराजी बन गए, लालची स्वार्थी नहीं है, हिंसक नहीं है, तो आप अपने अंदर की आवाज से काम करेंगे, अपने अंदर की आवाज से काम करेंगे, आपको कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो तरह की नैतिकताएं गांधी कहते हैं होती है। एक आदमी अंदर से नैतिक होता है, उसको इस तरह की क्लास में इथिक्स नहीं पढ़ाना पड़ता, उसके अंदर संवेदनशीलता होती है तो खुद ही नैतिक काम करता है। दूसरा आदमी पहले उसको बाजार उपवाद उपभोक्तावाद से खराब कर दिया, अब फिर यहाँ कक्षा में इथिक्स पढ़ा रहे हैं, इथिक्स पढ़ा के से कह रहे हैं कि आईएएस बनना तो नैतिक बनना। गांधी कहेंगे नैतिक नहीं बनेगा। जब आप इसको राज्य में भेजेंगे आईएएस बना के, तो अगर इसको पकड़े जाने का डर होगा, कानून से कहीं पकड़े जाने का डर होगा, वहां तो नैतिक रहेगा। लेकिन जहां इसको लगेगा कोई देख नहीं रहा, मुझे घूस में ले रहा हूं, चुपके चुपके ले रहा हूं, चुपके चुपके, वहां नैतिकता को छोड़ देगा। तो गांधी का मानना था जब आप राज्य बनाते हैं तो जिसको डरा दोगे कानून से, जिसको पकड़े जाने का डर होगा, वो तो नैतिक बनेगा। लेकिन जिस आदमी को आप पकड़ नहीं पाएंगे कानून से, उसको चाहे जितना नैतिकता पढ़ा दीजिए, नैतिक नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर की क्वालिटी खत्म हो गई। अब उसके अंदर कोई आवाज ही नहीं आती मुझे जनता की सेवा करनी। तो जिनको आईएएस बना के भेज रहे हैं, गांधी के हिसाब से उनमें अंदर खराबी आ चुकी है। अब इनको चाहे जितना एथिक्स पढ़ा दीजिए, इनकी चेतना गुणवत्ता खराब हो गई, अंदर से स्वार्थी बन चुके हैं, ये अंदर से लालची बन चुके हैं, ये पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं। इसलिए इथिक्स पढ़ाने से इनको नैतिक आप नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए यूपीएससी में इथिक्स में सवाल कि हमने इतने कानून बनाए, बहुत पूछता है यूपीएससी, बहुत सवाल पूछता है कि हमने कानून बनाए फिर भी यौन हिंसा नहीं रोक पा रहे, हमने कानून बनाया फिर भी भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे, अलग अलग सवाल है यूपीएससी के। सतर्कता सेल बनाया, आरटीआई बनाया, फिर भी भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए जहां कहेंगे कानून बनाया हमने फिर भी अपराध नहीं रोक पा रहे, तो आप कहेंगे इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि आदमी की अंदर से चेतना है उसकी गुणवत्ता खराब हो गई।
कानून बनाने से आप बाहर से उसको डराते हैं, जैसे जानवर को आप डंडा लेके हाँकते हैं ना, डंडा देखता है तो ठीक से चलता है, डंडा हटा दीजिए नहीं मानेगा आपकी बात। कानून डंडे की तरह है, हर कानून में लिखा होता है ये कानून है, इसका उल्लंघन करोगे तो 5 साल की सजा, 2 से 5 साल की सजा, 3 से 7 साल की सजा। सजा के डर से रेड लाइट जंप करोगे 100 रुपया जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे कार में जुर्माना। और जहां ये जुर्माना नहीं वसूला जाता छोटे छोटे शहरों में भारत के, सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना नहीं लिया जाता, रेड लाइट है ही नहीं या रेड लाइट जंप कर जाओ जुर्माना नहीं लिया जाता, वहां लोग नियमों का पालन नहीं करते। नियमों का पालन नहीं करते जहां को पता होता है कि सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा 2000 का चालान हो जाएगा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा 3000 का चालान हो जाएगा, चालान के डर से लोग नियमों का पालन करते हैं, वो अंदर से नियम नहीं मानते। जरा सोचो एक नियम ऐसा हेलमेट लगाने का, हेलमेट लगाने, अच्छा हेलमेट किसकी सुरक्षा के लिए? आपकी सुरक्षा के लिए। आप कोई रावण तो है नहीं कि 10 सर है एक आध निकल ही गया तो क्या फर्क पड़ेगा, तब भी 7-8 रहेंगे, मैं लंकेश बोलते हुए घूमिएगा। सर तो एक ही है, एक गया काम खत्म। फिर भी उस आदमी को कानून के डंडे से डराना पड़ता है हेलमेट पहन। वो हेलमेट तभी पहनता है जब उसको पता होता है पुलिस आगे खड़ी है, चेकिंग चल रही है, तब हेलमेट पहनता है। तो गांधी ने बात बहुत पहले कही कि कानून की नैतिकता स्थायी नहीं होगी, कानून आदमी के भीतर कोई परिवर्तन नहीं करते। वो हेलमेट लगा के चलने वाला आदमी जो आपको दिख रहा है वो अंदर से नहीं बदला है, वो तो पुलिस के डर से हेलमेट लगा रहा है। तो ये जो बात है, इस बात को अगर आप समझे तो इसका मतलब है गांधी कह रहे हैं अंतर आत्मा की आवाज, अंदर से अच्छाई, वो है स्वराज, और यही आपको सत्य तक ले जाएगा। तो ये बात आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, फिर बता दिया कि इच्छा पर नियंत्रण जिसको आत्म नियंत्रण कहते हैं ये हो गया। तो लालच स्वार्थ पर नियंत्रण, लालच स्वार्थ पर नियंत्रण तो हिंसा संघर्ष पर नियंत्रण, हिंसा और संघर्ष पर नियंत्रण हो गया। मैं हिंसक हूं नहीं, मेरा किसी से झगड़ा है नहीं, मैं लालची हूं नहीं, मैं स्वार्थी हूं नहीं, तो मैं झूठ बोलूंगा किस बात के लिए? तब आएगा आप में सत्य। इसी से गांधी ने कहा सत्य का संबंध से ये नैतिकता गांधी में स्वराज की, इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि इससे बहुत अलग अलग तरह की यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। गांधी के जो 5-6 सवाल पूछे गए हैं उन सवालों में ज्यादातर सवाल स्वराज से, स्वराज के अलग अलग तरह के मायने से एथिक्स में सवाल पूछे गए, इसलिए इसको मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो गांधी मानते पश्चिम की नैतिकता बाहर से आदमी को कंट्रोल करने वाली नैतिकता है, और उनका मानना था कि वो जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं अंदर से आदमी को कंट्रोल करेगी। अंदर से आदमी अच्छा हो जाएगा तो उसको बाहर से डराने धमकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आगे चलकर गांधी और अंबेडकर का डिबेट भी है। इसलिए गांधी जब राज्य को नहीं मानते तो अंग्रेजी राज्य से कोई सहायता लेके सुधार करने के पक्ष में नहीं है, और अंबेडकर अंग्रेजी राज्य से सहायता लेके सुधार करने के पक्ष में। अंबेडकर कानूनों के माध्यम से नैतिकता ले आने के पक्ष में है। गांधी मानते हैं कानूनों से आप केवल वही नैतिकता ला सकते हैं जिसमें व्यक्ति का हित होगा। अगर मेरा हित होगा तो मैं इस कानून को मान लूंगा, मेरा हित नहीं होगा तो उस कानून को मैं नहीं मानूंगा। डरा धमका दोगे, जेल में भेज दोगे तो मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अब आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये बात मैंने बताई। कंचन कह रहे कि ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन किसी ने दिखाई नहीं देता। कंचन ये बताइए, आज आप बाजारवादी पूंजीवादी दुनिया में जी रही हैं या गांधीवादी दुनिया में जी रही हैं? तो जब अगर आप जी रही हैं आज बाजारवाद और पूंजीवादी दुनिया में, तो गांधी वाली अच्छाई कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल वही बात हो गई कि मान लीजिए आपको कोई आदमी कहे कि बहुत कार्बोहाइड्रेट, कार्ब, वसा ये मत खाओ नहीं तो मोटे हो जाओगे। तुम रोज वसा खाओ, रोज ऑयल खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, तो कहते मैं मोटा कैसे हो गया? कोई आदमी पतला तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो गांधी जिस बात को बता रहे हैं कि समस्या है, उसी बात को तुम कह रहे हो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही तो गांधी कह रहे हैं कि जब तुम पूंजीवादी नैतिकता की तरफ जाओगे, बाजारवाद में जाओगे, तो कोई आदमी नहीं दिखाई देगा इसमें अंतरात्मा क्या आ जाएगी। इसको समझने के लिए आपको इससे पहले जाना पड़ेगा कि अंग्रेजों से आने से पहले क्या न्यायपालिका थी भारत में? न्यायालय थे? पुलिस थी? नहीं थी? फिर भारत चलता कैसे था? एक एक गांव के लोग क्या संविधान पढ़ के नैतिकता का पालन करते? ठीक है, उस समय की नैतिकता क्या थी वो अलग बात है, लेकिन जो भी नैतिकता थी लोग उसका स्वतः पालन करते थे। धर्म ही देख लो, धर्म धर्म की नैतिकता का लोग स्वतः पालन करते हैं। गांधी पढ़ाया था, आस्था बन के स्वतः पालन करते। धर्म थोड़े रोज कानून का डंडा लेके खड़ा है कि नहीं कुंभ नहाने गए तो मारूंगा तुमको। लोग भारत में तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे और आधे लोग तीर्थ यात्रा जाते थे लौटते नहीं थे। तो क्या आज की तरह तीर्थ यात्रा नहीं होती थी? गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ गए लौट नहीं पाओगे, पैदल चलना पड़ता था सैकड़ों किलोमीटर पहाड़ पर। तीर्थ यात्रा पर जब भारत में विदा किया जाता था बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को, तो गाजे बाजे के साथ विदा किया जाता था, पता नहीं लौटेंगे नहीं लौटेंगे। लोग जाते थे, लोग संन्यास ले लेते थे। कोई कानून के डर संन्यास लेते थे क्या? इसी देश में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, बहुत सारे लोग भौतिकतावाद बुढ़ापे में छोड़ देते थे, जीवन में वैसे बहुत कम रखते थे भौतिकतावाद। गांव का हमारा जीवन बहुत कम भौतिकतावादी था। तो ये बात तो आप तब देख पाएंगे कि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जब पहले गांधी ले आइए। गांधी कह रहे पूंजीवाद ले आओगे तो सत्य नहीं दिखाई देगा, और तुम पूंजीवादी दुनिया में गांधी को ढूंढ रही हो। रास्ता तो भारत में महाभारत और रामायण लिखने वालों को जब पता था, महाभारत की कहानी ही मान लो, मैं मान लूं कि पांडव कौरव कोई थे नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये बात, कहानी मेरे लिए कहानी थी इसमें, फिर भी उस समय उनको गांधार के बारे में पता था।
तो जब तुमको पढ़ाता हूँ मुझे लगता है कई बार कि तुमने इतना कम पढ़ा है, यूपीएससी के लिए वाकई भी तैयार नहीं। महाभारत की कहानी में गांधार तक का जिक्र था, जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर है, पेशावर के पास वाला हिस्सा गांधार कहलाता था। इतिहास में देखना, सिल्क रूट था। आज से हजारों साल पहले चीन से लोग चलते थे, पहुंच जाते थे यूरोप तक। तुमको पता है नालंदा पढ़ने कहां से लोग आते थे? नालंदा पहली यूनिवर्सिटी थी दुनिया की जिसमें आज से 1200-1400 साल पहले एंट्रेंस टेस्ट होता था। कोरिया, जापान, चीन, यहां से पढ़ने वाले विद्यार्थी आते थे नालंदा में। 8000 शिक्षक थे सिर्फ नालंदा में। विद्यार्थियों की संख्या जरा सोचो। हॉस्टल थे, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। और कहते हैं कि चीन से चले जो विद्यार्थी आते थे यहाँ पढ़ने के नालंदा, कोरिया से, आधे से भी कम पहुंच पाते थे, इतना खतरनाक रास्ता था। कोरिया में नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देने के लिए कोचिंग चलती थी। वहां पहले पढ़ाया जाता था, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए नालंदा आते विद्यार्थी, क्योंकि मानते थे इतनी दूर आगे फेल हो गए टेस्ट में तो क्या करेंगे। नालंदा में फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। नालंदा में पास नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल एग्जाम है, तो विक्रमशिला खोली गई। तो ये सब तुमको जब नहीं पता होगा, इतिहास नहीं पढ़ोगे, इंसान को पढ़ो, मार्को पोलो पढ़ो, उसकी यात्रा का वृत्तांत है, इब्न बतूता पढ़ो, हजारों साल पहले वाले सब यात्री हैं ये सब। इत सिंह पढ़ो, 2-2000 साल पहले यात्री पूरी दुनिया घूम रहे, तुमको रास्ता पता होता था कैसे? जब विदेशी आदमियों को रास्ता पता होता था, तो भारत के लोगों को तो अपनी तीर्थ का रास्ता पता ही रहेगा ना। ठीक है, इसलिए ये बात जब कहते हो तो जरा पढ़ाई लिखाई करो। इसे पढ़ाना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक ना आपको इतिहास की सही जानकारी नहीं होगी, कल्चर आप ठीक से नहीं समझते होंगे, आपने उसको पढ़ा नहीं होगा विस्तार से, तो आपको लगता है जैसे कि जो लोकतंत्र आपका है, विधि का शासन है, कानून है, संविधान ऐसे दुनिया में हमेशा था। बड़ी नई अवधारणा है, ये संवैधानिक राज्य की अवधारणा बड़ी नई है। चलिए अब आइए जरा वापस चलते हैं ट्रस्टीशिप पर। राम श्रीलंका गए थे पता नहीं, लेकिन कम से कम इससे ये पता है कि राम की कहानी लिखने वाले आदमी को श्रीलंका है ये पता था, उसको दंडकारण्य के जंगल है ये पता था, अमरकंटक से आगे जंगल शुरू हो जाते हैं उसको पता था। तो ज्योग्राफी तो पता थी ना। राम की कहानी में जो जगह जगह के नाम आए हैं, चित्रकूट का नाम है, दंडकारण्य का नाम है, रामेश्वरम का नाम है, ये सब जगह तो है ना। तो अगर ये महाकाव्य आज से 2-2.5 साल पहले लिखा गया हो, तो ये तो उससे पता चलता है ना कि लेखक को ज्योग्राफी आती थी। जब लेखक को आती थी ज्योग्राफी, इसका भारतीयों को भी आती थी। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अभी बता दीजिए उर्मिला जी, क्या डाउट है आपका? सॉल्व करके आराम से पढ़ाते हैं, खूब पढ़िए, आज भागेगा मत। देखो मैं एक बात बहुत बता दूं क्लियर की, ये मैं नहीं मानता हूं इथिक्स में कि हम रामायण महाभारत को वास्तविक चीज मान लें। मैं उस पर नहीं जा रहा। मेरे लिए इथिक्स में सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कहानियों में ज्योग्राफी का जिक्र है। भगवान राम कोई थे, पांडव कोई थे, मैं नहीं जानता, लेकिन ज्योग्राफी के बारे में लेखक को ज्ञान है, इतनी बात मैं। शायद आपका ध्यान भटक रहा है, ध्यान भटकता ही है बच्चों का, कोई बात नहीं। थोड़ा योग किया करो, मेडिटेशन किया करो थोड़ा बहुत, धीरे धीरे ध्यान सही होगा। नहीं नूतन, इस बात का इंपॉर्टेंस है ही नहीं कि मैं मानता हूं कि नहीं मानता। मैं अभी इथिक्स को साइड में नहीं रखूंगा, मैं इथिक्स पे ही टिका रहूंगा। देखो अगर तुम्हारे दिमाग में सुसाइड का ख्याल आता है तो जरा सोचो कि तुम्हारे सुसाइड कर लेने से क्या बदलाव तुम अपनी जिंदगी में ले आ लोगे। भाई मैं बना रहूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ अच्छा होगा, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो क्या पॉसिबिलिटी। कभी जरा ना जितने बड़े बड़े आदमी उनके बारे में तुम पढ़ो। मिला कलाम एक मछुआरे के परिवार में पैदा हुए थे और भारत के राष्ट्रपति बन गए। भारत के जितने राष्ट्रपति आज तक बने उनमें से 90% लोग गरीब किसान, गरीब परिवार, गांव में पैदा हुए लोग राष्ट्रपति बन गए। बहुत सारे बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत गरीबी से निकल के आए। तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम बस एक बार अगर ये ठान लो मुझे कुछ करना है, कुछ भी कर लोगे। तुमको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ कितनी ऊंचाई तक जाने वाले हैं आगे। तुम में से ही बहुत सारे लोग इतनी ऊंचाई तक जाओगे अभी तुमको पता नहीं तुम वो बनोगे। जैसे बीज के अंदर ना छोटा सा बीज दिखता है, उसके अंदर पूरा पेड़ समाया होता है। उस बीज को हम डालते हैं, कुछ दिन बाद बहुत भरा पूरा पेड़ बन जाता है। आम की गुठली आज से 30 साल पहले अगर किसी जमीन में गाड़ी होगी, आज तुम बड़े पेड़ को देख के जिस पर 10 आदमी चढ़ जाएंगे उसका कुछ नहीं होगा। उस पेड़ को देख के अनुमान नहीं लगा पाओगे कि छोटी सी गुठली से इतना बड़ा पेड़ निकल गया। वैसे तुम्हारे तुम्हारे अंदर भी गुठली है, उससे कितना बड़ा वृक्ष बनेगा पता नहीं। इसलिए ये सोचा ही मत करो, ये मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए। तुमको सोचना चाहिए तुम बहुत बड़े काम के लिए बने, और अगर तुम एकाग्रता से काम करोगे तो दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करोगे। मैं कहता हूँ बड़ा मुकाम ना भी हासिल करो, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियोगे, एक्सपीरियंसेस लेके जाओगे, बहुत चीज सीख के जाओगे, लड़के जाओगे, संघर्ष करके जाओगे, ये तो करोगे कम से कम। इसे सुसाइड कर लिया एक दिन अचानक मर गए, इसका क्या मतलब? कुछ तुमने न भोगा, न तो कुछ सीखा, न अनुभव किया,
इसलिए मुझे लगता है कि उर्मिला जी आपको ये ख्याल अपने दिमाग से निकालना चाहिए। अच्छा, आप चलिए जरा, डिसिप्लिन होता है अभिषेक छोटे छोटे गोल बनाने से। आज लगता है तुम लोग एथिक्स पढ़ने के बजाय छोटे गोल, जैसे मैं ये तय करता हूं कि आज मैं इथिक्स का जो मैंने गांधी पर सुना इसका 2 पेज का नोट्स लिखूंगा। मैं एक सामान्य बात बता रहा हूं, आज मैं इतिहास में 3 पेज पढ़ूंगी, आज मैं यूपीएससी के 5 सवाल सिर्फ सॉल्व करूंगी पीटी के। छोटे छोटे गोल जब हम बनाते हैं, जैसे कभी ना पूरा 10 घंटे का टाइम टेबल मत बनाओ, 45 मिनट का टाइम टेबल बनाओ, अगले 45 मिनट क्या पढ़ें। जब हम छोटा गोल बनाते हैं तो उसको अचीव कर लेते हैं, जब अचीव कर लेते हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन आता है कि ये गोल अचीव, तो फिर अगले गोल की तरफ जाते हैं। मुझे यहाँ से मान लो दिल्ली जाना हो, मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ, यहाँ दिल्ली जाना हो, अब मैं सोचूं कि पूरा दिल्ली तक जाना है, दूर लगता है बाई रोड, फिर मैं क्या सोचूंगा, मुझे यहाँ से निकल के अभी इस अगले वाले शहर में एक दोस्त से मिलना है, वहाँ चला जाऊँ, 1 घंटे पहुँच जाऊँ, फिर अगले 1.5 घंटे के बारे में सोचूंगा, करते करते 5 हिस्सों में तोड़ दिया यात्रा को, दिल्ली पहुँच गया। तो जो आप गोल बनाइए, छोटे बनाइए, अचीवेबल बनाइए। 3 महीने का प्लान मत कीजिए, 1 महीने का प्लान मत कीजिए, 10 दिन का प्लान मत कीजिए, 2 दिन का प्लान कीजिए, 2 घंटे का प्लान कीजिए, और छोटे गोल रखेंगे रियलिस्टिक, तो उसको आप हासिल कर लेंगे। जब उसको हासिल कर लेंगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाए। फिर जब आपको बैठने की आदत पड़ जाए, 45-47 मिनट से शुरू करके आधे घंटे से आप 2-2 घंटे बैठने लगे, सीटिंग लगने लगी, तो फिर थोड़े गोल बड़े करते जाइए। ऐसे करते हैं। जैसे बच्चे ने ना लिखना सीखा होता है, का खा गा घा, फिर वो शब्द बनाना सीखता है, फिर वाक्य बनाना सीखता है। पहले किसी बच्चे को हम 3 साल के बच्चे को कह दें बड़े बड़े वाक्य बनाओ, पैराग्राफ लिखो, कभी नहीं कर पाएगा, पढ़ा जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। हम उसको कहते नहीं, हम कहते का लिखो पहले का। वो बच्चा जो एक समय का लिखने में अपनी कॉपी में 25 पेज भर डाला का लिख के, ए लिखने में उसको 10 पेज उसने भर दिया, उसको थोड़ा पता था कि एक दिन वो ए नहीं कविता लिख डालेगा, 15 पेज यूपीएससी में भर देगा, 20 पेज आंसर लिख के। अरे बच्चा तो 3 साल में ए नहीं लिख पा रहा था, का नहीं बोल पा रहा, वो जो 1 2 3 गिनती ऐसे सीखता था, 10 तक आके फंस जाता था, वही बच्चा गणित का सवाल लगा के आईआईटी चला जाता है। जब तुम सोचोगे ना तुमने बहुत छोटे छोटे लक्ष्यों से बड़ी बड़ी चीजें हासिल की, बाद में तुम बड़े लक्ष्य टारगेट करने लगते हो, बस आईएएस बन जाओ। आईएएस बनने को सोचोगे तो दिल्ली जैसा दिखेगा, बहुत दूर है। तुम शुरुआत करो गिनती से, 1 2 3 एबीसी, हमने ये बात सुनी, इसको पहले हासिल करेंगे, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। किसी बुक को पढ़ने का तरीका होता है, हम उस बुक का पहले कंटेंट देखते हैं, विषय सूची, उससे दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिज्ञासा बनाते हैं। जैसे मान लो तुम अमर सेन का आर्थिक विकास और स्वातंत्र पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में सवाल बनना चाहिए कि अमर सेन ने आर्थिक विकास का क्या मतलब बताया, ये स्वातंत्र का क्या संबंध है इससे। फिर उसकी क्या देखो, विषय सूची, उसमें चैप्टर्स देखोगे, सोचोगे कि इसका विकास और आर्थिक विकास और स्वातंत्र से क्या लेना है, कुछ सवाल बनाओगे। फिर सवाल के बाद भूमिका पढ़ते हो, और भूमिका के बाद सीधे निष्कर्ष पढ़ लेते हो, आखिरी चैप्टर, पहला चैप्टर आखिरी चैप्टर। अब तुमको स्टोरी का मोटा मोटा आइडिया बन जाता है। फिर उसके बीच के चैप्टर्स को, सारी किताबों को पूरा नहीं पढ़ा जाता, जिन किताबों को तुम पीटी मेंस के लिए पढ़ रहे हो उनको तो पूरा पढ़ा जाता है, लेकिन मान लो तुम किसी किताब को जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हो, उसको ऐसे पढ़ा जाता है। हमारे दिमाग में 4-5 सवाल बन गए, हमने भूमिका पढ़ ली, भूमिका से हमको आइडिया मिल गया कि लेखक क्या कहना चाहता है, उसका निष्कर्ष पढ़ लिया, और उससे हम एक आइडिया बना के बीच की बातों को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में एक आइडिया बन जाए। ये जो किताबें बताई मैंने, वो किताबें हैं जिनको आप निबंध के लिए, एथिक्स के लिए, इस तरह की चीजों के लिए पढ़ते हैं। इतिहास की कोई किताब पढ़ोगे तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, पूरी वो बातें तुमको पढ़नी जाननी। लेकिन इतिहास में भी कई रीडिंग करनी होती है। पहली बार किताब पढ़ते जल्दी पढ़ते हैं, उससे खाका बनता है कि इस किताब में ये बात लिखी। दूसरी बार पढ़ते हैं तो वो खाका थोड़ा और स्पष्ट होता है। तीसरी रीडिंग से हमारे तथ्य हमारे अंदर आने लगते हैं। पहली बार ही पढ़ते समय उसमें अंडरलाइन कर रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो किताब बहुत लंबे समय में खत्म होगी और उससे उतना गेन नहीं कर पाओगे। ये किताब को 3 बार पढ़ो। यूपीएससी में जिन किताबों से तुमको मेंस और पीटी देना है, उनको बार-बार पढ़ना पड़ता है, मल्टीपल रिवीजन कहते हैं इसको। किताबें कम रखो, मल्टीपल रिवीजन करो। और दूसरी किताबें वो जो निबंध पढ़ने के लिए, निबंध लिखने के लिए, एथिक्स के लिए होंगी, उनको हम जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं, उनमें इतना मल्टीपल रिवीजन की जरूरत नहीं होती। एक दिन में ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको कोई विषय बहुत अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में आपका बहुत मन लग रहा है, तो पूरे दिन ज्योग्राफी ही पढ़िए, उससे कवरेज ज्यादा होती है, और जब हम पढ़ लेते हैं, सवाल हल करते हैं उसके, तो उसका आउटकम ज्यादा आता है। लेकिन अगर आपका मन नहीं लगता किसी सब्जेक्ट में, तो फिर दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और ज्यादा विषय पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो शुरू में जब आप विषय सीख रहे होते हैं और आपका एक बार में इतिहास पढ़ने में 5 घंटे मन नहीं लगेगा, 4 घंटे मन नहीं लगेगा, ज्योग्राफी पढ़ने का मन नहीं लगेगा, तो एक बार में ज्यादा विषय पढ़िए, एक बार में एक विषय को लंबा मत पढ़िए, एक दिन में ज्यादा विषय पढ़िए। लेकिन जैसे जैसे विषय आपको समझ में आता जाए और कुछ विषयों में आपका मन लगता जाए, जिसमें मन लगने लगे उसको पूरे दिन पढ़िए, उससे मैक्सिमम आउटपुट आएगा। और उसको आप 25 दिन में 4 विषय लेके खत्म करने वाले थे, उसको आपने 8 दिन में ही खत्म कर दिया, फिर दूसरा विषय उठाए। तो शुरुआत में ज्यादा विषय पढ़ने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हम किसी विषय को इतना हमारा मन नहीं लगता कि हम एथिक्स पढ़ेंगे पूरा दिन पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ेंगे पूरा दिन पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे पूरा दिन पढ़ लेंगे, तो छोटे छोटे हिस्सों में 2 विषय 3 विषय लेके चलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाए और हमारा मन लगने लगे, हमारी तैयारी किसी विषय में होने लगे, तब हमको दिन में ज्यादा विषय पढ़ने चाहिए। कोचिंग आपको ज्यादा नहीं करनी चाहिए एक दिन में, कोचिंग कम करनी चाहिए, मैक्सिमम 2 क्लास मैक्सिमम। अभी जो चल रहा है सिर्फ वही पढ़ना चाहिए। अगर चल रहा है आज एक सब्जेक्ट, तुम उसको नहीं पढ़ोगे, उसका टीचर चला जाएगा, तो फिर तुम कैसे डाउट क्या होगा, कैसे कैसे पूछोगे। इसलिए कोचिंग में जो विषय पढ़ा चल रहा है उसी को पढ़ना चाहिए। उसी में 2 विषय चला तो 2 पढ़ो, उनको पढ़ने की कोशिश करो। अच्छा आप चलें, ये तो ये क्लास में तुमको ये जो लूंगा उसको पीडब्ल्यू काउंट नहीं करेगा, मुझे एथिक्स पढ़ाना है भाई, ठीक है। तो अब इंग्लिश को छोड़ो, किसी दिन पूजा त्रिपाठी ने एक सवाल पूछा था, मुझे सवाल का दिखा था, नोट्स कैसे बनाए। पूजा, ये बात मैंने कई बार बताई बेटा, और अफसोस है कि तुम इस बात को देखती नहीं।
कई लोग कहते हैं सर जो लिखते हैं इसका क्या करें। मैंने कहा कि मैं जो लिखता हूं ये तुमको पीडीएफ में पीडब्ल्यू भी दे देता है, ऐसे लिखा लिखा लिखा। तुम लिख लेते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो पीडीएफ से पीडब्ल्यू पे देख लो। अब सवाल आया कि तुम क्या करो, कैसे नोट्स बनाओ। मैंने तुमको बताया है कि यूनिट 1 में जो तुमको पढ़ाऊंगा वो तुमको किताबों में नहीं मिलेगा। गांधी तुमको ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अब गांधी में अगर तुमको तथ्य जानना था तो तथ्य तुम्हारी गाइड में वैसे लिखा, वहां से याद कर लेना। लेकिन जब मैं स्वराज पढ़ा दूंगा, सर्वोदय पढ़ा दूंगा, तो तुम पाओगे कि जो किताब में लिखी बात है वो भी तुमको ज्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि मैं सामान्य उदाहरणों से बहुत सारे इलस्ट्रेशन उस बात को समझाता हूं, उससे दिमाग में तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनता है। तो एक तो पहली बात ये दिमाग से निकाल दो, मैं जितना पढ़ाता हूं सब नोट्स बनाने के लिए पढ़ाता हूं। नोट्स तो पीडब्ल्यू भी तुमको दे रहा है, नोट्स तो तुम्हारी गाइड में भी है। अगर उस नोट्स और गाइड से तुम इथिक्स समझ लेते, गांधी समझ लेते, अब मैं पढ़ा दूंगा गांधी, जरा पढ़ना उसमें, अब देखना अगर मैंने गांधी का स्वराज तुमको ना पढ़ाया होता तुम अपनी गाइड से कितना समझ पाते। गारंटी दे रहा हूं जो स्वराज मैंने पढ़ाया तुम कभी नहीं समझ पाते, तुमको पता ही चलता स्वराज गांधी में ये। तो पहले तो मैं तुमको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात मैंने बताई थी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो गाइड किताब में नहीं है, तो इसका अगर 40% भी तुमने ले लिया तो तुम्हारे पास गाइड किताब से ज्यादा मटेरियल आ गया। तो मेरे पढ़ाने से दो फायदा, एक तो गाइड से इतर कुछ बातें आ गई जिनका यूपीएससी में सवाल में लिखने में इस्तेमाल होगा। दूसरा ये बात समझने के बाद गाइड में लिखी बात समझना मेरे लिए आसान हो गया, मैं गाइड ज्यादा अच्छे से समझ पाता हूं। तीसरी बात नोट्स वाले पे आते हैं, जो मैं पढ़ाता हूं उसको दाहिने साइड में लिखा करो, अपनी कॉपी में दाहिने साइड में। बाएं साइड में छोटे छोटे सवाल बनाया करो, जो मैं लेक्चर दिया करूं ना छोटे छोटे सवाल बनाया करो, जैसे गांधी में स्वराज क्या है, गांधी में अंतरात्मा की आवाज किस व्यक्ति में आती है, पूंजीवाद उपभोक्तावाद बाजारवाद से कैसे सत्य खत्म हो जाता है, और सबके नीचे जो मैंने इधर लिख रखा होगा कि अगर तुम पूंजीवाद से जाओगे, उपभोक्तावाद की ओर जाओगे, क्रय शक्ति बढ़ाने की कोशिश करोगे, क्रय शक्ति बढ़ाने में लालची हो जाओगे, पॉइंट्स में लिख रखा है, तुम उसको भाषा में लिखो। क्रय शक्ति बढ़ाने के पीछे भागने वाला व्यक्ति लालची हो जाएगा, लालची व्यक्ति स्वार्थी होगा, और लालच और स्वार्थ वाला व्यक्ति सत्य नहीं बोले। इसलिए गांधी का मानना है कि पूंजीवाद और बाजारवाद हमारे अंदर से सत्य को खत्म कर देता है। इसी को भाषा में ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख लो। राइट साइड में मेरा फ्लो चार्ट बना होगा, लेफ्ट साइड में उसी को पैराग्राफ में शामिल लिख लो। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम काम करते हो तो तुम्हारा नोट्स बनता रहेगा। गांधी को छोड़कर इससे पहले जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए सब में मैंने खुद ही सवाल बना दिया है। जैसे मैंने कांत में सवाल बनाया था कि कांत की नैतिकता कठोर नैतिकता क्यों है, बताया था क्योंकि उसमें संवेग भावनाओं की जगह नहीं, आप कोई काम करें उसका परिणाम अच्छा आ जाए, फिर भी कांत कहेगा उसको नैतिक नहीं मानेगा अगर वो काम संवेग भावना के साथ किया गया। सारे सवाल मैं खुद ही बनाता रहता था। गांधी को छोड़ इसके पहले रॉल्स में सवाल बनाया कि ये इम्बेडेड सेल्फ क्या होती है, अनइनकम्बर्ड सेल्फ क्या होती है, भारयुक्त चेतना क्या है, समाहित चेतना क्या है, अज्ञानता का आवरण क्या है, सारे सवाल खुद ही बनाए। कांत तक तो पूरा बनाया सवाल। तो हम जब नोट्स बनाते हैं तो एक लेक्चर में मैं 10-12 सवालों का जवाब दे रहा हूं या 5-7 सवालों का जवाब दे रहा हूं। तो उन्हीं सवालों के जवाब में बाएं साइड में, इधर राइट साइड में मेरा तुमने क्या नोट कर रखा है, फ्लो चार्ट। उसी फ्लो चार्ट को देख के बाएं साइड में अपनी कॉपी में अपनी भाषा में चीजें लिखने की कोशिश करो। मैंने कहा था कि तुम्हारे पास अगर अपनी लैंग्वेज नहीं होगी तो यूपीएससी में निबंध नहीं लिख पाओगे। अगर अपनी लैंग्वेज नहीं होगी तो जो मैंने इथिक्स पे तुमको दिखाया था पेपर 2024 का, एआई पर सवाल पूछा है, बीएनएस पर सवाल पूछा है, हमारे सिलेबस में नहीं, जिन पर सवाल पूछा है उन पर अपनी भाषा हुई बिना तुम नहीं लिख पाओगे क्वेश्चन। यूपीएससी में इथिक्स में ये सवाल नहीं पूछेंगे गांधी के स्वराज पर टिप्पणी लिखो, वो गांधी के स्वराज से सवाल पूछेंगे। जैसे सवाल क्या पूछा गांधी स्वराज, सवाल पूछा क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। अब तुमको सोचना पड़ेगा कि स्वराज से इसको कैसे कनेक्ट करें। तो अगर यूपीएससी नोट्स से क्वेश्चन पूछता होता तो मैं नोट्स लिखवाता तुमको। यूपीएससी में जो तुम सीखोगे गांधी का स्वराज, इसी से अलग अलग तरीके से सवाल पूछेंगे। जब गांधी का सवाल करवाऊंगा दिखाऊंगा तुमको। इसलिए तुम्हारे पास अपनी भाषा होनी चाहिए, समझ और भाषा। ठीक है, नहीं संजीवनी जी, मैं भी यूट्यूब पर पूरा एथिक्स नहीं करवाऊंगा। अमनदीप डाउट बता रहा हूं इतनी देर से, मशीन नहीं हूं, मैं रोबोट हूं। एक डाउट बता रहा हूं तो उसको सुनो पहले। तो तुमको क्या लगता है मैं डाउट बताता रहूं तुम्हारे कमेंट भी पढ़ता रहूं? किस दुनिया से आए हो भाई तुम लोग? अरे पहले एक बात खत्म करने दो, एक आदमी का डाउट बताने दो, अभी तो दूसरी बात पर जाऊंगा। राधे अगर क्लास से टाइम नहीं मिलता भाई तो क्लास कम करनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं। कंचन अगर अपनी भाषा नहीं लिख पा रहे हो तो आपको शुरू करना पड़ेगा। आप मैंने बिल्कुल वही कहा कि आप काखा गाघा भी नहीं सीखना चाहते और चाहते हो कि एक दिन यूपीएससी का आंसर लिखने लगे। तो आप अभी उस छोटे बच्चे की तरह हो जो काखा गाघा लिखना सीख रहा है और उड़ना चाहता है यूपीएससी की ओर। जो लिख पा रहे हैं उतना ही दाहिनी तरफ के फ्लो चार्ट को देख के बाईं तरफ उतना ही लिखो, उसी से शुरुआत करो। शुरुआत कभी ना कभी करनी पड़ेगी। आइए तो हम यूनिट 1 में नैतिकता का सार, परिणाम निरपेक्षतावाद, इसमें गांधी, गांधी ने स्वराज, ट्रस्टीशिप, साध्य साधन संबंध तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्वराज से कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? जैसे गांधी में 2013 का सवाल, प्रकृति के पास
सभी की जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक भी व्यक्ति का लालच पूरा करने के लिए नहीं। स्वराज का सवाल है। इस कथन में गांधी कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति का लालच पूरा करने के लिए नहीं। इस तरह अगर एक भी व्यक्ति लालची हो गया तो इतना दोहन करेगा वो, उसकी इच्छाएं इतनी असीमित हैं कि उससे प्रकृति के सीमित संसाधन कम पड़ जाएंगे। और अगर व्यक्ति जरूरत के अनुसार जीता है तो जरूरतें सीमित हैं, संसाधन भी सीमित हैं। हर मनुष्य की सीमित जरूरत को प्रकृति के सीमित संसाधन से पूरा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 2013 का है, प्रकृति के पास सभी मनुष्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, एक भी व्यक्ति के लालच के लिए नहीं। वो क्वेश्चन स्वराज का क्वेश्चन है। तो आप जो गांधी में वो आइडिया आपने पढ़ा है स्वराज, इस स्वराज से कल आपको बताया है आर्थिक स्वराज, पॉलिटिकल स्वराज, आंतरिक स्वराज, बहुत सारे स्वराज निकलेंगे। एक स्वराज है आंतरिक स्वराज, जिसका मतलब आत्मनियंत्रण है। और आत्मनियंत्रण का मतलब बताया है कल आपको। दूसरा स्वराज बताया था आपको राजनीतिक स्वराज में विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब गांव अपना नियम खुद बनाएगा, भारत अपना नियम खुद बनाएगा, हर संगठन अंदर से नियम बनाएगा, भारत अपने अंदर से नियम बनाएगा, गांव अपने अंदर से नियम बनाएगा। भारत का नियम इंग्लैंड नहीं बना सकता, गांव का नियम कोई पार्लियामेंट नहीं बना सकती। अंदर शासन, ताकत का विकेंद्रीकरण, बल भय का अभाव, कोई किसी पर भय से शासन नहीं करेगा, ताकत से शासन नहीं करेगा। इसको कहते हैं अराजकतावाद। राज्य नहीं होगा, कानून का शासन नहीं, आदमी के अंदर से अच्छाई लिया। जैसे आज आप सती प्रथा का पालन नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते? कानून से डर रहे हैं कि सती प्रथा की बुराई आपके अंदर से निकल गई, सती प्रथा की बुराई निकल गई। तो गांधी मानते थे कि ऐसी सारी बुराइयां क्रमशः इंसान के भीतर से निकाली जा सकती है। और अगर सारी बुराइयां निकल जाएं, इंसान अच्छा बन जाए, तो फिर उसको कानून से डराने धमकाने से, बल से नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। तो स्वराज का आइडिया याद रखना है, बहुत सारी तरह से यूज होता है। मैंने भी इसको सीमित तरीके से ही पढ़ाया है, बताया है तुमको। स्वराज का मतलब अपरिग्रह, स्वराज का मतलब अस्तेय, स्वराज का मतलब बुनियादी जरूरतों तक सीमित रहना, जितना जरूरत उतना लेना, लालच ना करना। ये एक मायने। अब आओ जरा ट्रस्टीशिप पर। ट्रस्टीशिप मैच भी देख लेना भाई, ट्रस्टीशिप भी पढ़ लो, मैच अभी बहुत देर बाद है। गांधी को थोड़ा टाइम दे दो, बेचैन है गांधी। अंग्रेजी कैसे पढ़ोगे सीखोगे, किसी और दिन बताएंगे, एक ही दिन सब बताएंगे तो क्लास कैसे चलेगी। नंदिनी, इसी को अगर मैं 15 बार लिखूंगा ना, तुम 15 बार लिखोगी। लिख लो। अच्छा, अरे बैकलॉग, बैकलॉग कैसे करोगे इसका तरीका तुमको ढूंढना पड़ेगा ना। तुम्हारी जगह मैं तो पढ़ने आऊंगा नहीं, बैकलॉग कैसे कवर करोगे मैं कैसे बताऊं? बैकलॉग के लिए समय निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं कवर हो पा रहा है तो एक विषय छोड़ दो, उसको देखना वीडियो से बाद में, एक नए विषय से शुरू करो। नहीं तो बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में ना इस विषय के रहोगे ना उधर के रहोगे। ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे दो नाव पे सवारी मत करना, इसको भी पकड़ा हुआ है उसको भी पकड़ा हुआ, दोनों छूट गए। बैकलॉग जब बढ़ जाए तो किसी एक चीज को जिसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो, बाद में पढ़ना, और कोई तरीका नहीं। चलिए अब आइए ट्रस्टीशिप पर। तुमने देखा कि गांधी पूंजीवाद की बड़ी आलोचना कर रहे हैं। पूंजीवाद आएगा तो इंसान जालिम बन जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, उसकी संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, हिंसक होने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा, अंतरात्मा की आवाज नष्ट हो जाएगी। इतना सब गांधी ने बता डाला। इसका मतलब गांधी पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि पूंजीवाद आ जाएगा तो ये सब बुराइयां आ जाएंगी, पर पूंजीवाद भी तो किसी तर्क से ही आया होगा। उसने भी तो कोई तर्क बनाया होगा, उसने भी तो कुछ आइडिया दिया होगा, उसके पीछे भी कोई जस्टिफिकेशन होगा।
तो जब तक गांधी पूंजीवाद के तर्क का खंडन नहीं करते, जिस तर्क से पूंजीवाद दुनिया में आया है उसका खंडन नहीं करते, तब तक एक ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, इसमें गांधी कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की संपत्ति उनकी नहीं होगी, समाज के लिए इस्तेमाल की जाएगी, पूंजीपति से ट्रस्टी बन जाएंगे। तो सवाल उठेगा कि भाई पूंजीपति की संपत्ति तुम कैसे छीन सकते हो अगर उन्होंने पूंजीवाद के किसी तर्क से अपनी संपत्ति बनाई? पहले उनके तर्क का खंडन कर दो, तभी पूंजीपति की संपत्ति छीनोगे, तभी उनकी संपत्ति छीन के उनको कह दोगे कि तुम जो संपत्ति रखते हो उसके ट्रस्टी हो, मालिक नहीं। ट्रस्टीशिप का मतलब है जिन पूंजीपतियों के पास निजी संपत्ति है वो उसके मालिक नहीं है, वो संपत्ति समाज के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ा के पैसा कमाऊं और कल गांधी जी आ जाए, उनकी आत्मा आ जाए और कह दे कि इतना दिन पढ़ा के जो पैसा कमाए हो, जिसमें घर भी जाते हो तो क्लास लेते हो, छूट जाती है तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाते हो, जितना पैसा इसे कमाए हो सब तुम्हारा नहीं, सब जनता का है। अब मेरे बैंक से सारा पैसा निकाल के कहते हैं जनता का पैसा है, इस मतलब अभी तक जो मैं पैसा रख रहा था अपने बैंक में सब अनैतिक था, ये तो आप जनता को दे दोगे। अगर पैसा मैंने कमाया और नैतिक है तो मेरा पैसा जनता का पैसा कैसे? आपके पिताजी बैंक में नौकरी करें, 1 तारीख को सैलरी लेके निकले और गांधी आ जाए, गांधी कहते हैं जितना तुम्हारे जेब में सैलरी 1 लाख रुपया लेके जा रहे हो वो सब जनता का है, 5,000 रखो घर जाओ, बाकी 95,000 जनता का है। तो आपके पिताजी पूछेंगे भैया जो 30 दिन हम बैंक में काम किए जनता क्यों दे रहे हो? जनता थोड़े बैंक में काम करके गई। तो गांधी को बताना पड़ेगा कि मेरी संपत्ति जनता की कैसी हो। इस तरफ गांधी जो पूंजी लोग जमा कर रहे हैं उस पूंजी के खिलाफ है। तो कैसे खिलाफ? केवल ये बता देने से पूंजी खिलाफ हो, संपत्ति लोगों में बढ़ जानी चाहिए तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, पूंजीवाद को अपनाने से बहुत सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन संपत्ति अगर मैंने नैतिक तरीके से कमाई तो तुम्हारी कैसे? अब जरा इसको एक उदाहरण समझो, या उदाहरण से समझने के बजाय पहले हम जाते हैं और ये देखते हैं कि जो पूंजीवाद है, ट्रस्टी से मतलब समझ रहे हो, ट्रस्टी से मतलब है पूंजीपति की निजी संपत्ति पूंजीपति की नहीं होगी, वो संपत्ति क्या हो गया भाई, क्वेश्चन मार्क लग गया, चलो खैर लगा। पूंजीपति की निजी संपत्ति पूंजीपति की नहीं होगी, समाज की होगी। कैसे? ये गांधी का ट्रस्टीशिप है। तो पहले मुझे समझना पड़ेगा गांधी के ट्रस्टीशिप को समझने से पहले समझना होगा कि पूंजीवाद ने निजी संपत्ति को किस आधार पर नैतिक बनाया था, और फिर देखना होगा गांधी ने उसका खंडन कैसे किया। छाप लो नहीं तो कहोगे छाप नहीं पाए। तो ट्रस्टीशिप में 2 बात पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पूंजीवाद निजी संपत्ति को नैतिक कैसे बताता है, और दूसरा पढ़ेंगे गांधी ने उस तर्क का खंडन कैसे किया। पहला आइडिया स्वराज पढ़ चुके हैं, स्वराज का मतलब आप जान चुके हैं कि आदमी को नैतिक पूंजीवाद के भीतर नहीं बनाया जा सकता, बाजारवाद के भीतर नहीं बनाया जा सकता। वो एथिक्स पढ़ेगा, नैतिकता सीखेगा, लेकिन नैतिक काम करेगा नहीं। नैतिक काम करवाने के लिए उसकी अंतरात्मा से आवाज निकालनी पड़ेगी, अंदर से नैतिक बनाना पड़ेगा, और अंदर से नैतिक बनाने के लिए आदमी के भीतर से लालच, स्वार्थ, हिंसा को हटाना पड़ेगा, और ये तभी हटेगा जब बाजारवाद और सुखवाद हटेगा। इसको गांधी ने स्वराज कहा, आत्मनियंत्रण की नैतिकता का। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, जिस पूंजी को गांधी ने इतनी खराब बताया, जिससे आप लालची स्वार्थी हो रहे हैं, जिससे आप अनैतिक हो रहे हैं, उस पूंजी को पूंजीवादी कैसे नैतिक बताते थे, और गांधी ने उस पूंजी को कैसे अनैतिक सिद्ध किया। चलिए।
दो भाग में पढ़ेंगे इसको। अब जरा जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी पढ़ा हो, इकोनॉमी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी फिलॉसफी पढ़ा हो, वो जरा मुझे बताएं कि निजी संपत्ति को नैतिक कैसे माना जाता है। इकोनॉमी तो पढ़ा ही होगा, पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी नहीं पढ़ा होगा तो इकोनॉमी तो पढ़ा ही होगा। मुझे जरा बताइए, आज जो बैंक में पैसा कमाने वाला आदमी नौकरी करके सारा पैसा रख लेता है, मैं कोचिंग का पैसा कमा के बैंक में जमा कर देता हूँ, कैसे मानता हूँ कि मेरा पैसा है? क्या तर्क है इसके पीछे? पूंजीवाद निजी संपत्ति को, सबके पास बैंक बैलेंस है अपना अपना, पूंजीवाद इस निजी संपत्ति को नैतिक कैसे बनाता है? पहले आप मुझे इसका तर्क बताइए, फिर मैं, अगर नहीं बता पाए तो मैं बताऊँ, फिर मैं इसका गांधी ने खंडन कैसे किया वो दिखाऊं। अरे मेहनत से करते हैं मनीषा, इतना सीधा जवाब होता, इतना सीधा जवाब पूछने के लिए मैं इतना समय देता आपको? ईमानदारी मेहनत, तुम तो ईमानदारी का ऐसा चूरन खा के आ गए तुम लोग। मेहनत की चटनी मत मुझे दिखाओ, कुछ और बताओ। अरे पापा कुमार, डेवलपमेंट पहले निजी संपत्ति को जस्टिफाई कर दोगे तब होगा। हम कहते हैं कल को चोरी से डेवलपमेंट होगा, एक राज्य दूसरे राज्य पे अटैक कर दे, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो दूसरे राज्य पे अटैक करना नैतिक हो जाएगा? डेवलपमेंट तो होगा इससे। चाइना अगर भारत पे कब्जा कर ले, चाइना का और डेवलपमेंट हो, तो कैसे हम ये कह देंगे चाइना को भारत पे कब्जा कर लेना चाहिए? अरे भाई, तो इकोनॉमी कैसे पढ़ गए? पूरा बाजारवादी वाली इकोनॉमी पढ़ गए, प्रतिस्पर्धा बढ़ा के। अरे पहले निजी संपत्ति कमाओगे तब तो टैक्स दोगे। तुमको ये नहीं पता शायद तब फिर कि निजी संपत्ति के सारे समर्थक टैक्स को अनैतिक बताते हैं। तुमने जो बात कही बिल्कुल उल्टी है। हाँ रोशन वर्मा, रिसर्च करने की जरूरत है, और रिसर्च करो, रिसर्च ही करने के लिए तो कह रहा। अरे अधिकार तब बनाया श्वेता कनौजिया जब पहले हमने उसको नैतिक माना, किसी अनैतिक चीज को अधिकार थोड़े बनाते हैं। पहले अधिकार की नैतिकता बतानी पड़ेगी। अगर निजी संपत्ति अधिकार है आपका, भारत में तो नहीं है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया, लेकिन उसकी नैतिकता बतानी पड़ती। चलिए मैं समझ गया, आप ऐसे टहलाएंगे मुझे। आइए देखिए, ये है तर्क पूंजीवाद का, उसको कहते हैं स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद। स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। नैन्सी पांडे, ये पूंजी कौशलवाद विचारधारा, कौशल से धन अर्जन की विचारधारा, ये सब काम नहीं करेगा। आर्गुमेंट बताओ, जो मैंने लिखा है आर्गुमेंट है, इसका मतलब समझो अभी। गरीब लोगों का कल्याण पूंजीवाद से कैसे होगा? गरीब लोग तो उल्टा चाहते हैं कि पूंजीपतियों की संपत्ति छीन के उनको दे दिया जाए। आप तो उल्टी बात कह रहे हैं हिमांशु उपाध्याय। गरीब लोगों की विचारधारा चलेगी तो आपके पिताजी की सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, दे दी जाएगी गरीबों को। देखिए, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद ये सिद्धांत है जिस पर पूंजीवाद, बाजारवाद, निजी संपत्ति का आइडिया खड़ा है। क्या है सिद्धांत? स्वत्व का तो जानते हो, वो विचारधारा जो कहती है कि क्षमताएं, स्वत्व मतलब सार, सार मेरा क्या है? जैसे मेरा सार है, मैं एथिक्स का टीचर हूं, उसका मतलब मेरे पास एथिक्स पढ़ाने की क्षमता है। मैं तुमसे कैसे अलग हूं? तुम्हारे पास एथिक्स पढ़ाने की ऐसी क्षमता नहीं। तो स्वत्व का मतलब होता है सार, क्षमता। व्यक्ति मतलब निजी, समुदाय का मतलब सामूहिक, व्यक्ति मतलब निजी, और वाद का मतलब विचारधारा। ऐसी विचारधारा जो कहती है सारे मनुष्यों के पास, सारे व्यक्तियों के पास उनकी अपनी निजी क्षमताएं होती हैं। क्या बना?
सारे व्यक्तियों के पास उनकी अपनी निजी क्षमताएं होती। कौन क्षमताएं? दो। दो क्षमताएं। एक, मेरे शरीर की जो मांसपेशियां हैं ये मेरी है, ये साझी नहीं है, समाज की नहीं है। मेरी मांसपेशियां, मेरा शरीर मेरा है। हर आदमी का शरीर कैसा है? अलग अलग। कोई पहलवान है, कुश्ती लड़ सकता है, उसकी क्षमता कुश्ती की है। मुझे कुश्ती के अखाड़े में खड़ा कर दोगे, पहलवान पीट पीट के मुझे अधमरा कर देगा। मेरी पहलवानी की क्षमता नहीं। ओलंपिक मुझे उसेन बोल्ट के साथ 100 मीटर की दौड़ में भेज देते, मैं थोड़ी प्रतिस्पर्धा कर पाता, क्योंकि उसेन बोल्ट की मांसपेशियां मुझसे बेहतर। तो 100 मीटर का गोल्ड मेडल उसेन बोल्ट के साथ रेस में मैं भी भागा, वो रेस जीत गया, मैं हार गया, या मेरे जैसे 10 धावक और हार गए। तो क्या करे उसेन बोल्ट अपने गोल्ड मेडल को 11 हिस्सों में तोड़ तोड़ के 11 लोगों को बांट दे जो रेस में भागे थे? नहीं, उसेन बोल्ट ने वो रेस अपनी मांसपेशियों से जीती। उसेन बोल्ट की शारीरिक क्षमता उसकी है, नेचर ने उसको वैसा शरीर दिया, उसके पास ज्यादा क्षमता दी भागने की। तो उस भागने की क्षमता से अगर उसेन बोल्ट ने गोल्ड मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल उसेन बोल्ट का होगा कि पूरे दुनिया का होगा? उसेन बोल्ट का गोल्ड मेडल उसेन बोल्ट का, मेरा नहीं। मैराडोना, मेसी, रोनाल्डो सैकड़ों गोल मार दें फुटबॉल में, और मैं एक भी ना मार पाऊं, तो क्या मेसी का 5 गोल मुझे दे देना चाहिए क्योंकि मैं वंचित हूं, गरीब हूं, फुटबॉल के मामले में गरीब हूं? सचिन तेंदुलकर का 1500 रन छीन के कुछ अक्षर पटेल को, कुछ रवि बिश्नोई को, कुछ अर्शदीप सिंह को दे देना चाहिए क्योंकि कम रन बना पाए? नहीं भाई, सचिन तेंदुलकर अपनी मांसपेशियों से अपने शरीर से शॉट मारता है, उसका एक भी रन नहीं दे सकते दूसरे पर। उसका रन कब दे सकते? जब तुम ये सिद्ध कर देते सचिन तेंदुलकर के रन बनाने में सबकी भागीदारी। सचिन तेंदुलकर अपने शरीर से रन भाग रहा है, 25 साल उसने अपने क्रिकेट अपने शरीर से खेला। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? देखो, दुनिया में ये जो हमारा शरीर है, मेरी जो मांसपेशियां हैं, ये साझी नहीं है। मेरी मांसपेशी तुम्हारी नहीं, मेरा शरीर तुम्हारा नहीं। तो अगर हमारी मांसपेशियां साझी नहीं है, तो इन मांसपेशियों का, ये मांसपेशियां मेरी निजी हैं, इन मांसपेशियों का प्रयोग करके अगर मैं दिहाड़ी मजदूरी करूं, मांसपेशियां मेरी, श्रम मेरा, तो उससे पैसा जनरेट होगा, तो पैसा भी मेरा। किसी भी निजी चीज से अगर पैसा जनरेट करेंगे हम, तो मेरा होगा। तो ये सिद्धांत क्या कहेगा? ये मांसपेशियां जो शारीरिक क्षमता है इनकी, ये कैसी है? निजी। तो संपत्ति बनती कैसे? संपत्ति बनाने का एक तरीका है श्रम, मेहनत। और पूंजीवादी कहते हैं कि दुनिया में हर आदमी का शरीर अलग अलग है, सबकी मांसपेशियां अलग अलग हैं, इसलिए सबके श्रम करने की क्षमता अलग अलग है। ठीक वैसे क्रिकेट में सबके शॉट मारने की क्षमता अलग अलग। जैसे क्रिकेट में हम विराट कोहली के शरीर से मारे गए शॉट और उससे बने रन को अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा को नहीं दे सकते। तेंदुलकर के बने रन को हरभजन सिंह और जहीर खान को नहीं दे सकते। ठीक वैसे मेरी मांसपेशियों के श्रम से पैदा की गई संपत्ति रामानुज को नहीं दे सकते। रामानुज मांग रहे थे संपत्ति, नहीं मिलेगी। अभी पूंजीवाद से तो कम से कम नहीं मिलेगी, गांधी में आएंगे देखेंगे। और गांधी इसका जब तक खंडन नहीं कर पाएंगे, तब तक संपत्ति निजी है इसका खंडन नहीं कर पाएंगे। और अगर संपत्ति निजी होती है तो किसी को दिलवा कैसे दोगे भाई? ट्रस्टीशिप कैसे खड़ा कर दोगे? मेरी संपत्ति दूसरे कैसे हो जाएगी? इसको गांधी को इस तर्क का खंडन करना पड़ेगा। अभी मैं तर्क बता रहा हूं पूंजीवादी कैसे कहते हैं कि संपत्ति तुम्हारी। अब दूसरी चीज देखो, पूंजीपति, अरे मेरे जीतने से तुम जीतोगे बात सही है, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर का रन टीम को दे देंगे क्या? ठीक है, सचिन तेंदुलकर के खेलने से टीम जीत गई, लेकिन सचिन तेंदुलकर का रन टीम को मिलेगा, तेंदुलकर को मिलेगा। विराट कोहली रन बनाएगा तो क्या उसका बनाया रन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, मान लो चैंपियंस ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल नहीं खेल रहा है, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह सब में बांट दोगे क्या? पिछले मैच में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को हराया, शुभमन गिल ने शतक मारा, टीम जीत गई, तो क्या शुभमन गिल का रन मोहम्मद सामी को भी मिलेगा क्या? या मोहम्मद सामी के 5 विकेट में से शुभमन गिल को 2 विकेट मिल जाएगा? विकेट तो जो समी का है समी का रहेगा। अच्छा, नैन्सी पार्टी करें सब में बांटी जा सके, जरा नैन्सी पार्टी जरा मुझे बताइए कैसे बांटी जा सके? अगर आपकी बात सही है तो फिर जो गोल्ड मेडल जीतता है चाइना और अमेरिका ओलंपिक में, उसको तो गरीब मुल्क को बांटना चाहिए, नेपाल को 4-5 गोल्ड मेडल देना चाहिए, भारत को देना चाहिए, पाकिस्तान को 2-3, बांग्लादेश को 3, ऐसा क्यों नहीं करते? विराट कोहली का रन क्यों लिखते हो? ये क्यों नहीं लिखते भारत का रन है? आप जब रन बनाते हो, तो जब आप कहते हो कि विराट कोहली ने इतने रन बनाए अपने कैरियर में, कहीं आपने देखा है कि पूरे ये लिखा हो कि आज तक भारत ने इतने रन बनाए? कोहली का रन तो है, तेंदुलकर का रन है, उस रन से भारत मैच जीत जाएगा। सारे रनों को जोड़ोगे भारत का रन उस मैच में होगा, लेकिन रन तो विराट कोहली का माना जाता है। मैं नैन्सी से पूछ रहा हूं, नैन्सी इस बात को समझाएं कि उसेन बोल्ट का गोल्ड मेडल कैसे बंटवाओगे? उसेन बोल्ट ने जितना गोल्ड मेडल आज तक जीता है, उसको भारत के धावकों क्यों नहीं बंटवाया?
तुम पूछ थोड़े रहे हो, तुम बता रही, अब पूछ रही हो तुमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तुमने कहा विराट का रन सब में बांटा जा सकेगा, लिखा तुमने वाक्य ये, अब कह रही हो कि मैं पूछ रही हूँ। ठीक है चलो, अगर तुम पूछ रही हो तो मैं तो वही बता रहा हूँ ना, फिर पूछ क्यों रही? मैं ये बता रहा हूँ कि पूंजीवाद कहता है कि एक आदमी अपनी क्षमता से कोई काम करता है, जो क्षमता उसकी प्योरली निजी है, तो उससे जो कुछ पैदा करेगा वो भी निजी होगा। अब दूसरी क्षमता देखो, संपत्ति दो ही तरीके से बनती है, पूंजीवादी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो संपत्ति बनती है श्रम से, और श्रम व्यक्ति का निजी है, इसलिए उससे बनी संपत्ति भी निजी होगी। और दूसरा कहते हैं कि हमारे पास कौन सी बौद्धिक क्षमता, इस बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करने से क्या बनेगा? आइडिया बनेगा, सेवा बनेगी, इससे क्या होगा? इससे संपत्ति बनेगी। और ये भी कैसी? ये बौद्धिक क्षमता भी, इसलिए ये संपत्ति। तुमने पढ़ा होगा ऐसा एक तर्क जानते हो तुम, जिसको कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसमें कहते हो आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मेरे मांसपेशियों की तरह मेरी बौद्धिक क्षमता भी मेरी है। तो मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं, ये एथिक्स अपनी बौद्धिक क्षमता से पढ़ा रहा हूं, विराट कोहली की क्षमता से नहीं, सचिन तेंदुलकर की क्षमता से नहीं, नैन्सी पांडे की क्षमता से नहीं, श्वेता कनौजिया की क्षमता से नहीं, मनीषा यादव और ममता की क्षमता से नहीं। तो जब मैं किसी की क्षमता से नहीं पढ़ा रहा, ये मेरी क्षमता है, तो पीडब्ल्यू जब इसका पैसा देगा तो वहां रामानुज कह रहे हैं हमको भी दे दीजिए अपना पैसा। क्यों दे दूं भाई? दिमाग मेरा, आइडिया मेरा, समझा मैं रहा हूं, बुद्धि मैं अपनी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो पीडब्ल्यू पैसा देगा तो रामानुज को क्यों दे दूं, नैन्सी पांडे क्यों दे दूं? जैसे मेरी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग करके श्रम करके मैं पैसा कमा सकता हूं, वैसे मेरी बुद्धि है, इसका प्रयोग करके भी अपने आइडिया से कोई दवा बना दूं, आविष्कार कर दूं, क्लास पढ़ा दूं। सब किसे? शरीर से नहीं, बौद्धिक क्षमता से पढ़ा। तो ये क्या होगा? ये पैसा भी मेरा। तो पूंजीपति कहते हैं संपत्ति दो ही तरीके से बन सकती है दुनिया। कैसे कैसे? ठीक है, तो अब अगर ये बात समझ गए तो ट्रस्टीशिप तो काम नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में अगर लोग अपनी बौद्धिक क्षमता से या शारीरिक क्षमता संपत्ति कमाएंगे तो संपत्ति में एक भी रुपया किसी दूसरे का नहीं है। एक दिहाड़ी मजदूर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी मांसपेशियों से मेहनत करके पैसा कमाएगा 600 रुपया। तो उस 600 रुपया में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि 300 रुपया छीन लिया उससे, कहा ये ट्रस्टी थे तुम, ये समाज का पैसा है, 300 रुपया तुम्हारा है। 600 रुपये में एक रुपया भी हाथ नहीं लगा सकते। उस दिहाड़ी मजदूर का 600 का 600 रुपया होगा, क्योंकि अपनी शारीरिक श्रम का प्रयोग करके कमाया है। ठीक है, बौद्धिक श्रम पर लागू होगा। श्रम दो तरीके का है, शारीरिक और बौद्धिक। बुद्धि से हम आइडिया बनाते हैं, बुद्धि से आविष्कार करते हैं, बुद्धि से पढ़ाते हैं, बुद्धि से चिकित्सा करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, केस लड़ते हैं। वकील क्या करता है? बुद्धि से काम कर रहा है। टीचर बुद्धि से काम कर रहा है। तो इसका भी अगर काम मैं कर रहा हूं तो पैसा तुम्हारा कैसे? तो पूंजीवाद इस तरीके से मानता है कि दुनिया में सारी संपत्ति निजी होनी चाहिए। इसी आइडिया के आधार पर पूंजीवाद कहता है कि अब ये जो आदमी आइडिया बना रहा है, सुबह से शाम तक दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उस मजदूरी के बदले उसको कितना मिलना चाहिए? मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं उसका कितना पैसा मुझे मिलना चाहिए? होगा तो जो मिलेगा निजी होगा, लेकिन मिलना कितना चाहिए? इसके लिए पूंजीवाद कहता है कि बाजार बनाओ। बाजार एक ऐसी जगह होगी जहां डिमांड सप्लाई होगी। आप जो बौद्धिक क्षमता रखते हैं, आपके पास जो शारीरिक क्षमता है, बाजार में उसको लेके आइए, प्रतिस्पर्धा कीजिए। आपकी क्षमता की गुणवत्ता का बाजार मूल्यांकन करेगा, और उसके अनुपात में बाजार आपको क्या देगा? लाभ देगा। जो बाजार लाभ देगा वही आपकी पूंजी होगी। इसको ऐसे समझो, मान लो मैं मेडिसिन पढ़ के आऊं, डॉक्टर बन के आऊं, अगर बाजार नहीं होगा, मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी डॉक्टर बनूंगा, मैं बहुत शानदार डॉक्टर हूं, जिस मरीज को देखता हूं ठीक हो जाता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में भीड़ लगी रहती है, सुबह से शाम तक 500 मरीज देखता हूं। दूसरा एक डॉक्टर है, मंत्री का भाई भतीजा है, वो भी मेडिकल कॉलेज में जुगाड़ लगा के पढ़ के चला, डॉक्टर बन गया, उसको भी सरकारी नौकरी मिल गई। वो जिसको देखता है वो बचता ही नहीं, इसलिए कुछ दिन बाद उसके केबिन में कोई जाता ही नहीं दिखाने के लिए। लेकिन सरकारी डॉक्टर के तौर पर हम दोनों की सैलरी बराबर, मैं 400 मरीज देखूंगा, 500 मरीज देखूंगा, मुझे भी 1 लाख रुपया, उस मंत्री के भाई भतीजे को जिसके पास कोई जाता ही नहीं दिखाने, वही सरकारी डॉक्टर है, मेरे साथ ही मेरे बैच में भर्ती हुआ, उसको भी 1 लाख रुपया। तो यहाँ जो संपत्ति दोनों को 1 लाख मिल रही है, पूंजीपति कहेंगे गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? पूंजीपति कहेंगे सरकारी डॉक्टर मत बनाओ, दोनों डॉक्टर को बाजार में आने दो। एमबीबीएस करके एमडी करके दोनों आगे बाजार में। उस मंत्री का भाई भतीजा भी आ गया, उसने क्लिनिक खोला, मैंने भी क्लिनिक खोला।
मैं जिसका इलाज करता हूँ ठीक हो जाता है। वो जिसका इलाज करता है, बहुत मंत्री ने खूब पैसा लगाया उसके क्लिनिक में, उसका भतीजा है, बेटा है, खूब पैसा लगाया उसके क्लिनिक में, मशीन महंगी महंगी खरीदी, फिर वो जिसका इलाज करता है आदमी मर जाता है, ठीक ही नहीं होता है। मैं जिसका इलाज करता हूँ ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद क्या होगा, मेरी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। एक ही साल बाद मैं साल में कमा रहा हूँ 2 करोड़ रुपया, वो 10,000 भी नहीं कमा पा रहा है। बाजार ने क्या किया, बाजार ने इस बात में भेद नहीं किया कि मंत्री का भतीजा है और मैं आम आदमी। बाजार ने सिर्फ ये देखा कि मैं जो चिकित्सा कर रहा हूँ उसकी गुणवत्ता कैसी, अगर उसकी गुणवत्ता बेहतर है प्रतिस्पर्धा में, तो बाजार ने क्या किया, मेरा लाभ बढ़ा दिया, उसका लाभ खत्म कर दिया। बाजार निष्पक्ष जगह है, ये आप मंत्री के बेटे हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, इससे मतलब नहीं रखता। सरकारी नौकरी में होगा मतलब इससे, मंत्री के भतीजे हो तो भी डॉक्टर बन गए, सरकारी मैं भी बन गया। बाजार में आप किसके भतीजे किसके भाई हैं, इसके बेसिस पर पीडब्ल्यू आपको कोचिंग पढ़ाने नहीं भेजेगा। आप किसी मंत्री के भाई भतीजे हो तो किसी सरकारी कॉलेज में घुस जाएंगे आप और सैलरी लेंगे, लेकिन आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में मंत्री का भाई भतीजा होने से नहीं पढ़ा सकते। यहाँ तो वही टीचर पढ़ा पाएगा जिसको बाजार एक्सेप्ट करे। इसलिए मुझे मेरे श्रम का कितना पूंजी मिलना चाहिए, मेरी बौद्धिक क्षमता का क्या मूल्य होना चाहिए, पूंजीपति कहते हैं इसको बाजार में रखो। बाजार एक संस्था होगी जहां सब लोग आए प्रतिस्पर्धा करें, सारी कोचिंग खोल लें अपनी अपनी, सारी कोचिंग दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें, सारे टीचर एथिक्स पढ़ाने वाले प्रतिस्पर्धा करें, साइंस पढ़ाने वाले प्रतिस्पर्धा करें, जो अच्छा पढ़ाएगा बच्चे उसके पास जाएंगे और फिर अपनी फीस रखें। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम जो चलेगा, इसमें तो बाजारवाद भी नैतिक हो गया, पूंजीवाद भी नैतिक हो गया। अब गांधी पूंजीवाद को तुमने देखा कि गलत बता रहे हैं, तो गांधी को क्या करना पड़ेगा, इस सारे तर्क का पहले खंडन करना पड़ेगा। अगर इस तर्क का गांधी खंडन नहीं कर पाएंगे तो चाहे गांधी जितना छटपटाएं कि पूंजीवाद आदमी के चरित्र को खराब कर दे रहा है, पूंजीवाद लालची स्वार्थी बना रहा है, ठीक है, पूंजीवाद से बुराई बुराई पैदा हो रही है, लेकिन अगर पूंजीवाद इस आइडिया पर खड़ा है कि दुनिया में हर आदमी को प्रतिस्पर्धा करने दो, जैसे खेल में होती है, दुनिया भर के धावक दौड़ने आते हैं ओलंपिक में, सबके नियम एक होता है, ओपन प्रतिस्पर्धा है खुली, और वहां धावक साथ में दौड़ते हैं, तो उसमें कोई गोल्ड मेडल जीत लेता है, कोई रजत पदक जीत लेता है, कोई कांस्य पदक जीत लेता है, कोई हार जाता है। बाजार में ऐसे ही होगा, आप भी कोचिंग पढ़ाइए, आइए भागने में शामिल होइए, दूसरा आदमी भी कोचिंग खोले शामिल हो, सब प्रतिस्पर्धा करेंगे, कोई कोचिंग गोल्ड मेडल जीत लेगी, बहुत आगे निकल जाएगी, कोई कोचिंग पीछे रह जाएगी, लेकिन मौका सबके पास समान है। आइए बन जाइए अलग पांडे। अलग पांडे के पिताजी कोई मंत्री नहीं है, किसी मंत्री के भाई भतीजे नहीं होंगे, एक आदमी के पास आइडिया है, उस आइडिया से पीडब्ल्यू शुरू कर लिया, उससे जो संपत्ति आ रही किसकी, उस बौद्धिक आइडिया, इसने साहस दिखाया। तो आप जो बाजारवाद है, अगर ये इस तरीके से काम कर रहा है, कैसे नैतिक है जरा समझो इसको। जैसे सम वाला, शारीरिक सम वाला मैंने मांसपेशियों वाला बना दिया, बता दिया आपको, बौद्धिक वाला भी उदाहरण देता हूं, समझ पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए मुझे एथिक्स आता है और मैं समझूं कि बच्चे हर क्लास में कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, परेशान रहते हैं नोट्स बनाने के लिए, इसका मतलब बाजार में ठीक किताब नहीं है एथिक्स की। तो मैं ऐसा करूं, अगर 2 शानदार किताब लिख दूं एथिक्स की, 30-35 साल से एथिक्स पढ़ रहा हूं, दिमाग लगाऊं और अपने 30-35 साल के ज्ञान को 2 किताब में तब्दील कर दूं, तो सारे बच्चों की समस्या दूर हो जाएगी। पहले पार्ट में मैं एथिक्स की थ्योरी लिखूं, गांधी के बारे में बताऊं, मिल के बारे में बताऊं, विस्तार से सबके बारे में अच्छे सरल उदाहरणों से समझाऊं, उसमें भारत की माइथोलॉजी, धर्म की कहानियां सुनाऊं, उपनिषद के बारे में बताऊं, दूसरे वॉल्यूम में यूपीएससी के सारे सवालों को हल करके दिखा दूं, बच्चों के पास किताब चली जाए, एक पार्ट में बच्चे थ्योरी पढ़ लें, दूसरे पार्ट में सारे सवालों का जवाब देख लें, उसको देख देख के बच्चे उस तरह का जवाब जनरेट करना सीख जाए। हिंदी और अंग्रेजी में 2 वॉल्यूम लिखूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, चूंकि एथिक्स में इतना लिखने के लिए तो बड़ा समय चाहिए, दिन भर पढ़ाऊंगा तो लिखूंगा कब, इसलिए मैंने सोचा कोचिंग से 2 साल छुट्टी ले लेता हूं, लेकिन 2 साल में किताब लिखता हूं, 4-5 अपने असिस्टेंट रखूंगा, किसी को सोशियोलॉजी में भेजूंगा किताब लाने के लिए, किसी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स निकालने के लिए भेजूंगा, किसी को फिलॉसफी की किताबें लाने के लिए भेजूंगा, अलग अलग 10 विद्यार्थियों को रिसर्च के लिए लगाऊंगा, उनसे उदाहरण निकालूंगा, सब किताब में इनकॉर्पोरेट होगा, इनकी सैलरी दूंगा, 50-50 रुपये महीना सबको, जाओ इस लाइब्रेरी में जाओ, तीन मूर्ति में जाओ, यहाँ जाओ, ये किताब ले आओ, ये किताब ले आओ। एक लॉ वाला स्टूडेंट होगा जो जजेस के रेफरेंसेस दे रहा होगा कि उन्होंने जजमेंट में इस तरह से जजमेंट दिया था ये वाला। तो ऐसी किताब लिखें जिसमें सोशियो, लॉ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, धर्म की कहानियां, थिंकर्स के बारे में, फिलॉसफी सब शामिल हो, जिससे बच्चे को फिर उसके बाद कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने सोचा कि 2 साल जब मैं कोचिंग नहीं पढ़ाऊंगा, किताब लिखूंगा, इतनी सैलरी 50-50 हज़ार रुपये 8 लोगों को दूंगा, साल में 50 लाख तो सैलरी का चाहिए, मेरे अपने खर्चे मान लो कुछ हो, मैंने सोचा कैसा करता हूँ कि 2 करोड़ रुपया बैंक से लोन लेता हूँ किताब लिखने का प्रोजेक्ट का, 1.5-2 करोड़ रुपया जो मुझे मिल रहा है पीडब्ल्यू से वो छोड़ दूं और मैं बैंक से लोन ले लूं। मैंने बैंक से 2 करोड़ रुपया लोन लिया, 2 साल किताब लिखने के बैठ गया, ये गाइड वाइड वाली किताब नहीं, बढ़िया किताब है, 2 साल मैंने किताब लिखी। वो किताब कैसे लिखी कि मेरी बौद्धिक क्षमता से, 30 साल जो मैं एथिक्स जानता समझता था उस सबको मैंने सिंथेसिस की, अलग अलग विषयों से आर्गुमेंट बनाए, अलग अलग तरह के उदाहरणों से लिखा, उसको समझने का अलग उदाहरण, लिखने वाला अलग उदाहरण, सब बना के कंप्लीट 2 किताब हिंदी में, 2 किताब अंग्रेजी में छाप दी। अब मैंने उम्मीद की थी जब ये किताब आएगी तो 1 लाख प्रति हिंदी मीडियम में और 1 लाख प्रति अंग्रेजी मीडियम में बिक जाएगी, और एक किताब मैंने सोचा था 500 रुपए की रखूंगा, 1000 का सेट होगा 2 किताबों का, बात कोचिंग उचिंग जरूरत एथिक्स में नहीं रह जाएगी, 1000 की किताब बच्चे के पास जाएगी और मैंने जोड़ा कि 2 लाख किताबें बिकेंगी। तो मैंने जोड़ लिया कि 20-25 करोड़ रुपया तो मेरे पास कम से कम आएगा एक साल में ही। दिल्ली से कलेक्शन जोड़ा कि वहां से कम 2 करोड़ आएगा, 3 करोड़ आएगा, चेन्नई से 2 करोड़ आएगा, इलाहाबाद से 1 करोड़ आएगा, पटना से 1 करोड़ आएगा, सब जोड़ डाला, किताब लिखी, मेरी बौद्धिक क्षमता से किताब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी है, किताब आई मार्केट में, पहुंची फोटो कॉपी की दुकान पर, फोटो कॉपी वाले ने देखा 400 पेज है या 500 पेज है कि किताब, उसने किताब का फोटो कॉपी किया 50 पैसे के रेट से, 500 पेज वाली किताब जिसका दाम मैंने 500 रुपया रखा है,
250 में फोटोकॉपी होगी, 50 रुपए में जेरॉक्स कर, 50 रुपए में बाइंडिंग कर दी, 50-60 रुपए अपना प्रॉफिट रख लिया, 1000 के सेट को 700 रुपए में बेचने लगा। दिल्ली से मैंने सोचा था कि मेरी 20,000 प्रतियां बिकेंगी, 20,000 की जगह 200 किताब बिकी, बाकी सबने फोटोकॉपी खरीद ली। इलाहाबाद से फोटोकॉपी खरीद ली। मेरी किताब में लिखा है पहले पेज पर, इस किताब का कोई भी भाग बिना लेखक की आज्ञा के किसी तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फोटोकॉपी वाला धड़ल्ले से बेच रहा है। फोटोकॉपी वाला हो गया करोड़पति, जिसका उस इथिक्स की किताब में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब मैं जो 2 करोड़ का लोन लेके बैठा था, 20 करोड़ जोड़ के 1 साल में आएगा, मेरे पास 20 लाख रुपया नहीं है। बैंक आ गया मेरे घर पे, अगर तुम्हारा गिरवी रखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी, अब पैसा कमा गया फोटोकॉपी वाला। पूंजीवाद कहेगा गलत है। इस किताब का एक भी रुपया कमाने का हकदार फोटोकॉपी वाला नहीं। मेरा लेक्चर कहीं इधर खजाना पे डाल दिया, कहीं उधर खजाना पे डाल दिया, नहीं कर सकते। कहीं इधर बेच दिया, कहीं उधर डाल दिया, नहीं कर सकते। जैसे फोटोकॉपी वाला मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो 30 साल मैंने जो एथिक्स समझा है उसको किताब में लिखा, उसका पैसा ले रहा। फोटोकॉपी वाला 30 साल थोड़े लगाया एथिक्स सीखने में, उसने तो पक्का मकाया माल पाया और बेच दिया। पूंजीवाद कहता है इस रूप में कि जो किताब है ना, वो मेरा बौद्धिक श्रम है, मेरा बौद्धिक क्षमता है। तो बौद्धिक क्षमता अगर मेरी है तो उसे उत्पन्न हुआ पैसा भी मेरा होना चाहिए। सिनेमा बनाए, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलकर स्क्रिप्ट राइटर लिखे उसकी कहानी, और आप 10-10 रुपया में उसका कहीं से कॉपी निकाल के देख लीजिए। सिनेमा बनाने वाले आदमी ने सोचा था 200 करोड़ रुपया सिनेमा से कमाएगा, 10-10 रुपया पूरे भारत में देख लिया, उसका उसका पायरेटेड वर्जन लेके बर्बाद हो गया। तो पूंजीवाद मानता है नहीं, ये ठीक नहीं। जैसे आप दिहाड़ी मजदूर का 1 भी रुपया श्रम का नहीं छीन सकते, वैसे इथिक्स के टीचर के बुद्धि से, उसकी क्षमता से, बौद्धिक क्षमता से उत्पन्न संपत्ति का भी 1 रुपया नहीं छीन सकते। अब ये बात तुमको अगर समझ में आ गई तो तुम समझ गए कि स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद क्या है। इसी स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के आधार पर बाजारवाद खड़ा हुआ है कि बाजार में हर आदमी अपनी बौद्धिक क्षमता रखेगा, दूसरी आदमी उसकी बौद्धिक क्षमता चुराएगा नहीं। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर पश्चिमी मुल्क बड़े कठोर रहते हैं। किसी एक आदमी का पेटेंट, किसी को पेटेंट भी कहते हो, किसी एक आदमी का पेटेंट, किसी एक आदमी की किताब कोई चुरा नहीं सकता। किसी की बौद्धिक क्षमता दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिका ये आरोप लगाता है चीन सब चोरी कर ले गया, सब पूरी दुनिया में उसके आदमी आए, काम किए, सबका आइडिया चुराए और वहां जाकर चीन में बाद में अपनी फैक्ट्रियां खोल लिए। पूरा चीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की चोरी से बना है। सारा आइडिया यूरोप का, अमेरिका का काम करके वहां चुरा ले गए, चीन का विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बात आपने समझी, इसको गांधी को क्या करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तर्क से तो बाजारवाद भी नैतिक हो गया, पूंजीवाद भी नैतिक हो गया, निजी संपत्ति भी नैतिक हो गई। मैंने कहा कि पूंजीवाद इतना आसान तरीके से थोड़ा आया होगा, पूरी दुनिया में पूंजीवाद है तो उसमें कोई तर्क गड़ा ही नहीं होगा। गांधी इसी तर्क का खंडन करते हैं, किसमें, ट्रस्टीशिप में। ट्रस्टीशिप में गांधी ने इसी तर्क का क्या किया है, खंडन। तो जरा सोचो गांधी कितना दिमाग वाले व्यक्ति, मामूली चीज है खंडन करना इसका। इसलिए गांधी कोई आम जो इतिहास में पढ़ते हो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी वाला मामला नहीं है। गांधी ने पर्यावरण से लेके, पूंजीवाद से लेके, समाज की संरचना, आर्थिक मॉडल, शिक्षा का मॉडल क्या नहीं बताया है। इससे बड़ा कंप्लीट किस्म का थिंकिंग है गांधी में। हाँ, उससे हम सहमत होंगे, असहमत होंगे तो बाद में इथिक्स में हर आदमी से हम सहमत हो ही जाते हैं, लेकिन एक आदमी के तर्क को तो समझना पड़ता है। चलिए अब जरा देखें, अब जरा हमको देखना है कि गांधी ने इन तर्कों का खंडन कैसे किया है। इसी तर्क का जो खंडन है, जिसमें गांधी प्रूव कर देंगे कि ना, संपत्ति निजी नहीं है। जब संपत्ति निजी नहीं है तो उसके लिए बाजार जो खड़ा है वो भी ठीक नहीं है, पूंजीवाद भी ठीक नहीं है। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, गांधी का किसी निजी संपत्ति और स्वामित्व के सिद्धांत का खंडन। अभी तक तुमने क्या देखा कि पूंजीपति, पूंजीवादी कहते हैं कि निजी संपत्ति नैतिक है, सारी संपत्ति पर निजी लोगों का हक होना चाहिए, और उसी निजी संपत्ति को तय करने के लिए तुमको कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए बाजार चाहिए, उसके लिए प्रतिस्पर्धा चाहिए, उसके लिए मुक्त अर्थव्यवस्था चाहिए। तो ये जो बात आपने समझी, इसको हम जरा देखने जा रहे हैं कि गांधी इसका खंडन कैसे करते हैं। यहां तक बात समझ आई, ना समझ आई बताओ। जल्दी बताओ, यहां तक कोई बात समझ में ना आई हो तो समझ गए होंगे कि पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो सब किससे निकलता है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म से। पेटेंट सुना है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर सुना होगा, इकोनॉमी में ये आइडियाज तुमने सुने होंगे। तो वो सब निकलता है कहां से, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म से। थैंक यू सर, किस लिए, बिल्कुल पब्लिश कराओ मानसी, बहुत अच्छी बात है। मैं बुक तब लिखूंगा जब मुझे इस बात का भरोसा हो जाएगा कि भारत में
आईपीआर की कीमत है। अभी तो हालत ये है कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कोचिंगों में काम करते हैं और मेरा सिखाया आइडिया उनके नोट्स में लिखते हैं। अब बाद में मुझे कुछ विद्यार्थी मिलते हैं तो कहते हैं हाँ सर हमारे सर ने पढ़ाया था। अब जब उदाहरण मेरा बताते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई किसी टीचर ने आइडिया पढ़ाया और बात तो समझ में आती है, लेकिन उसका उसके दिमाग में उदाहरण भी वो कैसे बन जा रहा है जो मेरे दिमाग में। ये तो बड़ी ऐसी दुनिया है कि इसमें अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है तो आप ही का आइडिया दूसरा ज़्यादा पॉपुलर टीचर सोशल मीडिया पर बेच देगा और कल आप उसको पढ़ाने आएंगे तो लोग कहेंगे चोरी कर रहे हैं। ऐसा संकट आ गया है। अच्छा जरा आप वापस लौटो, किताब तो छोड़ो, तो चले जरा ट्रस्टीशिप पर। संडे का दिन है, खाली हो, भूख भी नहीं लगी होगी, रोज भूख लग जाती है। गई भूख ना, नहीं खाया है। टेस्ट है कोई? खाली है लेकिन सर भारी है। चलो सर भारी, हाथ भारी, आंख भारी, पता नहीं भूख तुम लोगों को लगती है हम लोगों को नहीं लगती, कैसे होता है ये। ठीक है, अगर इतनी भूख लग गई तुमको तो 12 पीएम टेस्ट होता है, तो 12 पीएम तो कब का निकल गया भाई। भूख से पेट दर्द कर रहा है, बस कीजिए। थैंक यू सो मच। एक पापा कुमार मेरे सही विद्यार्थी जो हमेशा कहते हैं पढ़ाइए सर, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती तो समोसा खाया करो। मोटू तो समोसा खा लेता था, काम चल जाता था। और कौन सा मैं तुमको देख रहा हूँ तुम समोसा खा रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, अगली क्लास आपको मिलेगी शायद रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ, इसको मैं शायद आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा। उसमें गांधी के पूंजीवाद के तर्कों का खंडन होगा और साध्य साधन संबंध पर बातचीत होगी। तो उसको देखिएगा, फिर 25 को मैं लाइव मिलूंगा आपको। तो जाइए खाइए, खाना खाइए, आराम कीजिए, सर पैर हाथ जो भारी हो गया सबको आराम दीजिए। चलिए नमस्कार, आज के लिए इतना है।